बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज का हमारा मौजू है कि फालिश, और ख़ास करके फालिश के बाद जो कि तीमारदारों की, पेशेंट के अटेंडेंट की, पेशेंट के भाइयों की, पेशेंट की वाइफ की जो जिम्मेदारियाँ हैं उन पर हमें बात करनी है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात ये बता दूं कि देखें, जब भी ब्लड प्रेशर होता है तो उसमें एक कॉमन फैक्टर ज़रूर आपको मिलेगा। ज़्यादातर केसेस में उसमें ब्लड प्रेशर होता है जो कि कंट्रोल में नहीं होता है। ब्लड प्रेशर पे आपको पूरा ध्यान देना है, और वो कंट्रोल में क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सिम्टमलेस डिजीज़ है, इसकी कोई अलामत होती ही नहीं है। और पेशेंट इससे धोखा खा जाता है कि डॉक्टर साहब वो था नहीं तो मैं किस तरीके से लेता, या कभी ले लेता है कभी नहीं लेता है, या कहता है डॉक्टर साहब एक दफ़ा दवाई लग गई तो फिर उम्र भर लेनी पड़ेगी, या इस उम्र में तो ऐसा हो ही जाता है। ये सारे गलतफहमी की वजह से जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता तो फिर अचानक हमला होता है। अब देखें, ये होता है सबसे पहले तो पेशेंट को हॉस्पिटल पहली फुर्सत में ले जाया जाए। वहाँ पर हम अपने जूनियर डॉक्टर से भी कहते हैं कि आपको दो तीन बातों का ख्याल रखना है। एक तो इसकी शुगर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक ब्लड प्रेशर इसका नहीं बढ़ना चाहिए, और एक ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम नहीं होना चाहिए। तो तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कम नहीं होनी चाहिए, टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, और ब्लड शुगर ना बढ़ना अच्छा है ना कम होना अच्छा है। फिर देखें, इसके बाद जब डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट कर देते हैं तो कुछ पेशेंट तो सही हो जाते हैं एक दिन में, दो दिन में, कुछ कुछ हफ्ते लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही लंबा। अब अगर ये कंडीशन 3 महीने 4 महीने रह जाए, उसमें जो भी डिसेबिलिटी होती, तो फिर इसका सही होना मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मरीज़ से अचानक नहीं कहना चाहिए ये बात। मरीज़ को तो हम कहते हैं कि देखो आने वाले वक्त में और बेहतरी होगी, लेकिन जहाँ 3-4 महीने गुजरते हैं तो हम समझ जाते हैं कि अब तो वो इम्प्रूवमेंट काफ़ी मुश्किल है। अब देखिए, इसमें करना क्या होता है। एक तो मरीज़ डिप्रेशन में जाता है, जब भी एक होगा तो उसको एक एंटी डिप्रेसिव देना चाहिए। फिर ये कि उसको कुछ मेहमान होते हैं जो कहते हैं अरे आपको क्या हो गया, आप तो बिल्कुल सही थे, ओहो अल्लाह रहम करे। इससे क्या होता है, मरीज़ और डाउन होता है, मरीज़ सोचता है कि क्या, वो रोना शुरू कर देता है। अब जब ये कंडीशन होगी, दूसरी बात क्या होती है कि मरीज़ लेटा रहता है। अब जब लेटा रहेगा तो उसको बेड सोर होता है, यानी कि पीछे ज़ख्म होने लगते हैं, और लेटे लेटे दिमाग का सर्कुलेशन क्या होता है, कम से कम होता चला जाता है। उस पेशेंट को आपको मोबाइल रखना है, यानी कि अगर वो बैठ सकता हो तो उसको बैठाएं आप। देखें, इसमें एक बात मैं आपको बताऊं, वो ये कि दवाई देना तो आसान काम होता है मरीज़ के अटेंडेंट में, लेकिन ये काम हर एक को मुश्किल लगता है कि बाकायदगी से बैठा है। अच्छा, जब मरीज़ बैठ सकता है तो फिर आप उसे कुर्सी पे भी बैठा सकते हैं। जब कुर्सी पे बैठ सकता है तो उसको आप गाड़ी में भी बैठा सकते हैं। आप उसको गाड़ी में बैठाएं, आप उसको इधर उधर लेकर के जाएं। एक कमरे में बंद पेशेंट होता है जिसमें कि बस चार दीवारी में है, उसकी इम्प्रूवमेंट कुछ और होती है। और एक खुली फ़ज़ा में जब पेशेंट जाता है, कहता है ना, खुल आँख, ज़मी देख, फलक देख, फ़िज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। जब वो बाहर जाएगा उसको बाहर का समा नज़र आएगा, सूरज, चाँद, सितारे, आसमान, तो उसके ब्रेन भी वसअत पाएगा। देखिए, बंद कमरे में ब्रेन भी सिकुड़ जाता है, जब खुली जगह पे जब जाता है जहन, तो जहन भी खुलता है। जब जहन खुलता है तो उसकी ब्लड सप्लाई भी बढ़ जाती है, उसको चेंज मिलती है, जो चेंज उसके लिए बहुत बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, ये काम वही अटेंडेंट करेगा जिसको दिखावा नहीं करना है, जो दिल से करेगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि पेशेंट की फिजियोथेरेपी आप कराते रहें। देखिए, अब दवाइयाँ का रोल हो जाता है कम। जब दवाइयों का रोल कम हो जाता है तो फिजियोथेरेपी का रोल निस्बतन बढ़ जाता है। फिजियोथेरेपी ऐसी जो आप रोज़ आना, अगर मरीज़ ये कहता है डॉक्टर साहब रोज़ आना बुलाने से, कराने से तो बड़ा महँगा पड़ जाता है हमें, या पेशेंट जब उतारने लगता है उसके अटेंडेंट, तो हम कहते हैं कि हफ़्ते में कम से कम आप 2 दिन तो उसको बुलाएँ। बाकी कि उसकी फिजियोथेरेपी कराएँ, बाकी दिन ही कि आप फिजियोथेरेपी करें, और पेशेंट को आप अकेला ना छोड़ें। पेशेंट को जब आप अकेला छोड़ते हैं, सब किसी ने बोला कि हाँ भाई अब्बा, हाँ भाई बाबा जी कैसी तबीयत है, वो बढ़ता चला जा रहा है। पेशेंट साफ समझ जाता है कि इसने जो है तो मुझसे जान छुड़ाई है। अब देखें, ये पेशेंट ज़रा सा बूढ़े हो जाते हैं तो क्या होता है कि इनकी नज़र भी कमज़ोर हुई हुई होती है, इन्हें वक्त का पता नहीं चलता है कि ये सुबह है, शाम है, रात है, क्योंकि आपने उनको बिल्कुल एक अलग थलग कमरे में रखा हुआ है ना। तो इन पेशेंट की सुनने की भी सलाहियत थोड़ी कम हो जाती है। तो आप जब भी बात किया करें, अदब से बात करें, लेकिन थोड़ा सा अपनी आवाज़ को ऊंचा रखा करें कि अस्सलाम वालेकुम, आपकी तबीयत कैसी है, अब आप बाहर आएँ, अब आप खाना खा लें, इस तरीके से, ठीक है ना। और पेशेंट से ये ना कहें, यार कितनी मरतबा इनसे कहा यार आपसे कि भाई आप लेटा नहीं करें डॉक्टर साहब, देखें फिर लेट जाते हैं, इस तरीके से नहीं।
آپ ادب کے دائرے میں رہیں کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب ہم انہیں سمجھاتے ہیں، آپ بھی ذرا سمجھا دیں، دیکھیں آپ لیٹا کریں ابا جی یا جو بھی ہوں، اور پھر تو دیکھیں یہ جو میجرز ہوتے ہیں ہوتے تو بڑے موٹے موٹے سے ہیں، لیکن انہی اس سے جو ہے تو پیشنٹ کا ایک مورل ہائی ہوتا ہے. جب مورل ہائی ہوتا ہے پیشنٹ کا تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی اگر امپرومنٹ نہیں بھی ہے تو پیشنٹ اپنی بیماری پہ حاوی ہو جائے گا، ورنہ اس کی بیماری اس پہ حاوی ہو جائے گی. یہ آپ کو کرنا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بہت 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 اہم ہے. اچھا، السلام علیکم.